हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में, यानी कि राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्लास हमारी शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान का भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, और जनसंख्या का बसाव कहाँ पर प्रतिकूल है, कहाँ अनुकूल है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए राजस्थान का भूगोल, सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी भौगोलिक प्रदेश की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि एक भौगोलिक प्रदेश की उत्पत्ति किस तरीके से होती है ये हम देखेंगे इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले क्या था कि एक ही भूखंड था पहले। अभी जो आप अलग अलग महाद्वीप देख रहे हैं, 7 महाद्वीप अलग अलग आप देख रहे हैं, तो ये सारे क्या थे, बिल्कुल पास में थे और केवल एक ही भूखंड थे। यानी कि अभी जो भारत देश और आप अलग अलग ये जो देश हैं बड़े बड़े महाद्वीपों में आते हैं, ये आप देख रहे हैं अलग अलग दूर दूर हैं। जब विश्व के मानचित्र में हम देखते हैं तो ये सारे क्या थे, पास में थे, एक ही भूखंड का हिस्सा थे। ठीक है, और इसको कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया। और इसके चारों ओर जो है पानी भरा हुआ था पृथ्वी पर, इसे कहा जाता था पेंथालासा। क्या कहा जाता था? पेंथालासा इसे कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या हुआ, जैसे जैसे कालांतर में ये क्या हुआ, इस पेंजिया के टुकड़े हो गए। क्या हो गए? टुकड़े हो गए। यानी कि धीरे धीरे फिर ये इस तरीके से इसका टुकड़े होते गए और ये दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया तो कैसे बट गया? देखो, ऊपर का भाग जो कहलाया लारेशिया कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया? लारेशिया। और नीचे का भाग कहलाया गोंडवाना। क्या कहलाया? गोंडवाना। इस लारेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये गोंडवाना लैंड कहलाता है। कौन सा कहलाता है? गोंडवाना लैंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी उत्तरी भाग को तो कहते हैं अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। इन दोनों भागों के बीच में एक महासागर का निर्माण हुआ जिसका नाम था टेथिस सागर। क्या कहते थे उसको? टेथिस सागर। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टेथिस सागर कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेथिस सागर कौन सा था? जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो महासागर का निर्माण हुआ था उसे टेथिस सागर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था टेथिस सागर। यानी कि पेंजिया था, पेंजिया और स्थलीय भाग और जलीय भाग को पेंथालासा कहते हैं। कालांतर में इनके दो टुकड़े हो गए। ठीक है, और वेगनर महोदय जो थे, वेगनर ने सर्वप्रथम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का दिया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से भूखंड दूर दूर होते जाते हैं, जल की तरफ इनका चले जाते हैं ये, और क्या होता है, अलग अलग महाद्वीपों में बट जाते हैं। और आज जो हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वह इसी कारण है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के कारण, कि ये भूखंड वहां से दूर हट जाते हैं या फिर पास में आ जाते हैं, जिससे हिमालय, वृहद हिमालय जैसी चोटियां बन जाती हैं, और दूर चले जाते हैं तो गर्त खाई बन जाते हैं। इस तरीके के 33 महासागर जैसे सागर का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज थी। अब इसके बाद में देखिए आगे, अभी जो वर्तमान में हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का हम विश्व का मानचित्र देखते हैं, जहां पे क्या हुआ कि इस तरीके से ये एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से अलग अलग महाद्वीपों में ये बट गया। यानी जो एक पेंजिया था, पेंजिया से फिर क्या हुआ, वो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड दो भागों में बटा। उसके बाद आज वर्तमान स्वरूप हम इस तरीके से देख पाते हैं कि ये जो विश्व का मानचित्र आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो भूखंड था वो दूर खिसक गए और इस तरीके से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो था इसकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में इस चीज का क्या है। ठीक है, तो कई सारे आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है राजस्थान में कौन से अवशेष मिलते हैं, आपको गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलेंगे। किसके अवशेष मिलेंगे? गोंडवाना लैंड के। और जो आप पश्चिम में रेतीला रेतीला जो मरुस्थल देखेंगे यहाँ पर, और खारे पानी की झीलें देखेंगे, ये सारे जो हैं ये काय के अवशेष माने जाते हैं, ये टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भौतिक प्रदेश क्या होता है। भौतिक प्रदेश होता है धरातल पर पाई जाने वाली वे भू आकृतियां जो संरचना के आधार पर किसी अन्य क्षेत्र से अलग हो। यानी कि धरातल पर जो भी हम देख रहे हैं, जो भी भू आकृतियां देख रहे हैं, वो किसी अन्य क्षेत्र से अलग होती है, वही होते हैं भौतिक प्रदेश। और राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के आधार पर 4 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में
बांट रखा है। सबसे पहला है हमारा राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का जो हिस्सा है उसके पश्चिम में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, ठीक है, तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है हमारा मध्य अरावली प्रदेश, यानी कि अरावली चोटी आपको पता है कि काफी लंबी है, जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है। इसी कारण राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है, यहाँ की जनसंख्या प्रभावित होती है, ठीक है। तो इस चीज को भी हम अलग से एक एक क्लास में टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी है हमारे पूर्व का मैदानी प्रदेश, यानी कि अरावली के जो पूर्व में है, उत्तर पूर्व में अरावली इसको दो भागों में बांट रही है। मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा उसमें किस तरीके से वो उसका विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश चौथा जो है, यानी कि भौतिक प्रदेशों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। राजस्थान को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हमारा राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य अरावली प्रदेश, तीसरा हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। अब इसी को हम मैप के अंदर देखेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम इसका सबसे पहले आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये रहा नंबर 1 है, ये है कौन सा है? राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो आप जिले देख रहे हैं ये सभी सिरोही को छोड़कर इधर के जो जिले हैं जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे जो जिले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए अगला है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये जो है अलवर होते हुए जयपुर, अजमेर, नागौर का कुछ क्षेत्र, सीकर का क्षेत्र, झुंझुनू का भी कुछ क्षेत्र है, पाली का क्षेत्र है, सिरोही में ज्यादातर और उदयपुर में सबसे ज्यादा। उदयपुर इसका जो ये क्षेत्र आप हरा हरा देख रहे हैं ये सारा क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर जो है ये सारा क्षेत्र जो जा रहा है ये क्या है? अरावली का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, मध्य अरावली। देखिए किस तरीके से राजस्थान को दो हिस्सों में बांट रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चोटियां है जो कि यहाँ से आने वाली वर्षा को भी प्रभावित करती है, तभी यहाँ की जो पीछे का जो एरिया है ये बिल्कुल मरुस्थलीय एरिया है, यहाँ पर वर्षा भी बहुत ही कम होती है, ठीक है। और ये जलवायु को भी रोकती है, जनसंख्या घनत्व को भी रोकती है, जनसंख्या को प्रभावित करती है और औद्योगिक क्षेत्रों को भी ये प्रभावित करती है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए ये जो आप भाग देख रहे हैं तीसरा नंबर का, ये है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी कि मैदानी प्रदेश जो है यहाँ पर नदियां जो है, नदियां अपने साथ में मिट्टी बहा कर लाती है, कई सारा अवशेष लेके आती है, तो उनसे क्या जो निर्माण हुआ उन क्षेत्र का वो कहलाया हमारा मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहलाया? मैदानी प्रदेश कहलाया। इसके बाद में आप देख रहे हैं चौथा नंबर का ये जो है ये है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या है ये? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि इधर जो है पूरा क्षेत्र पठारी क्षेत्र आता है, ठीक है। यहाँ पर हम तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे इसमें नदियों के बारे में, उनके मैदानी क्षेत्र के बारे में, ठीक है, कहाँ कहाँ से नदियां, कौन कौन सी नदियां बहती है, उनका उद्गम स्थल कौन सा है। ये ज्यादातर नदियां कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली से, और बह के किधर जाती है? इस तरफ जाती है, ठीक है। और कई सारी नदियां जो जैसे कि माही नदी है तो वो कहाँ से निकलती है? प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा को टच करते हुए एमपी से निकलती है और वापस गुजरात की ओर चली जाती है, इस तरीके से। तो कई सारी नदियों के बारे में हम भी अध्ययन करेंगे। तो मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग लेके क्लास में आपको अलग से बताऊंगा कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है, उनको कौन कौन से भागों में बांट रखा है, कैसे बांट रखा है, हम बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे हर एक क्लास के अंदर। मध्य अरावली प्रदेश कौन सा है, अरावली प्रदेश की चोटियां कौन कौन सी है, कौन सी सर्वोच्च चोटी है, वहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन कितनी सारी नदियां वहां से निकलती है, कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है, कौन सी जिले हैं वहां पे, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। पूरी मैदानी प्रदेश के अंदर हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों का मैदानी क्षेत्र, उनकी सहायक नदियां, वहां की जलवायु, वर्षा ऋतु, जनसंख्या घनत्व, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर पठार कौन कौन से है, कौन कौन से और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यहाँ की वर्षा कैसी है, ठीक है, और जनसंख्या घनत्व कितना है, ये सारी चीजें हम इसमें अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी बेसिक सी। मैं आपको एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ, अभी की जो क्लास के अंदर जो भी बताया मैंने, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या था, जल्दी जल्दी से आप देख लीजिए एक बार, कि सबसे पहले एक ही भूखंड था और एक ही जलीय भाग था, उसके चारों ओर जो स्थलीय भाग था उसे कहते थे पेंजिया और चारों ओर जो जलीय भाग था उसे कहते थे पेंथालासा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, उस भूखंड के दो टुकड़े हो गए, उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान में कौन से
अवशेष पाए जाते हैं, गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। और जो 33 महासागर का निर्माण हुआ था बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक महासागर का निर्माण हुआ था जो था 33 सागर, और उसके अवशेष राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में जो खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, और ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये उसके 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या बताया मैंने कि एक भौतिक प्रदेश क्या होता है ना, यानी कि भौतिक प्रदेश दूसरे भूखंड की संरचनात्मक रूप से अलग हो तो वो भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। और हमने 4 वर्गीकरण किया था इसका राजस्थान का भौतिक प्रदेश के आधार पर, कि भौतिक प्रदेश को हम किस 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला था मरुस्थलीय प्रदेश, फिर था अरावली प्रदेश, ठीक है, और ये पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इन चारों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, अलग अलग क्लासे लेकर, अलग अलग टॉपिक वाइज इन चारों टॉपिक की अलग अलग क्लास लेकर मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनका हम उसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चैनल पे अब तक नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए क्लास की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है, और आपको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं।